अपनी क्यूरियोसिटी के चलते मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त जब एक ऐसे महल में जाने का प्लान बनाते हैं जहां पर भूत प्रेत का साया है तो चीजें बहुत ज्यादा खराब होने लगती हैं। पहले तो वो मुझसे फोन कर कर पूछते हैं कि मैं वहां पर चलूंगा या नहीं। वो लोग कई सारी बुरी बुरी बातें बताते हैं और वो लोग कई बार मजाक भी बनाते हैं वहां जाने का। लेकिन उसके ठीक 3 महीने के बाद मेरे दोस्तों का फोन मेरे पास आता है और वो लोग कहते हैं कि वहां पर कुछ तो अजीब हो रहा है। शायद कोइंसिडेंसली मैं भी जयपुर में था तो मैं उस महल चला जाता हूँ। मैं उस महल जाने पर क्या देखता हूँ कि महल के दूसरे कोने पर मेरी दोस्त शिवानी किसी का हाथ लेकर बैठी है और वो उसे बुरी तरीके से चबाकर खा रही है। मेरे पास जाने पर जैसे ही वो मुझे देखती है वो उसी एक हाथ को लेकर महल की दीवार पर चढ़कर ऊपर चली जाती है, पता नहीं किधर। बहुत ज्यादा भयानक नजारा था कि इतने में ही शिवानी का ही फोन मेरे पास आता है और वो मुझसे कहती है कि महल में कुछ बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है, सब लोग मारे जाएंगे, जितना जल्दी हो सके मैं उसे बचा लूं। मैं महल के अंदर जाने का तरीका ढूंढता हूं तो गार्ड मुझे कहता है कि महल में 1 बजे के बाद ग्रहण लगता है, उसके बाद महल से बाहर निकलना वर्जित है। मेरे हाथ पर उस महल की राजसी मोहर लगाकर वो मुझे अंदर जाने जब दे देता है तो मैं क्या देखता हूँ कि अंदर बहुत अजीब माहौल हो रखा है। जितनी देर में मैं उस माहौल को समझ पाता अचानक से मेरा दोस्त प्रियांशु मेरे पास भागते हुए आता है और वो कहता है कि संजीव उसकी जान ले लेगा। वो राजा के भेष में एक नंगी तलवार लेकर सबको मारने के लिए दौड़ रहा है और जो शिवानी है वो किसी साड़ी में शायद पूरे महल में टहल रही है। उसके हाथ में कुछ है जो दिखा नहीं रही है। वो प्रियांशु से जब भी वो मिल रही है वो कह रही है कि भाग जाओ वरना वो राजा पूरे महल को खून से सींच देगा। जैसे ही आवाजें तेज होती हैं मैं प्रियांशु को एक कमरे में ले जाता हूं जो कमरा मेरी रिसर्च के हिसाब से सुरक्षित होता है। प्रियांशु मुझे सारी बात बताता है कि इन लोगों ने कई बार इस महल के अंदर आने की कोशिश करी पर कोई रास्ता नहीं मिला, तो इन लोगों ने जैसे तैसे महल के अंदर आने का रास्ता बनाया और अंदर आने के बाद ये लोग महल के किसी ऐसे कोने पर पहुंच गए थे जो ना महल का हिस्सा था ना महल के बाहर का। वहां पर 2 तलवारें थी और उसके साथ साथ कुछ कलावे बंधे हुए थे। संजीव ने उन दोनों तलवारों को जैसे ही उतारा संजीव पूरी तरीके से पोजेस हो चुका था और वो तलवार लेकर जैसे ही बाकी के तीनों दोस्त प्रियांशु, शिवानी और प्रिया की तरफ भागा तो ये तीनों अलग अलग कमरों में जाकर शिफ्ट हो गए। प्रियांशु तो बच गया लेकिन बाकी के जो दोनों लोग गए थे वो भी शायद पोजेस हो गए। शिवानी किसी औरत की साड़ी पहनकर टहल रही थी और प्रिया का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। प्रियांशु को मैंने बोला कि हमें कमरे से बाहर निकलना होगा और इस बात की सच्चाई पता करनी होगी कि आखिरकार इस महल में हो क्या रहा है, क्योंकि जितना मुझे पता है यहाँ के राजा और रानी इस तरीके से है ही नहीं जिस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे ही हम लोग उस कमरे से बाहर निकलते हैं हम क्या देखते हैं कि सामने महल के दूसरे कोने पर राजा खड़ा हुआ है। उसके हाथ में तलवार है जिसे वो साफ कर रहा है। उसके तलवार के साफ करने की आवाज मुझे saफ सुनाई दे रही थी। वो सिर्फ हंसता जा रहा था और कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे राजा के करीब हम जाते गए हमने क्या सुना कि राजा कुछ कहता भी जा रहा है। साथ साथ में राजा कह रहा था, युद्ध में विजय तो हो गए, सींच दिया हमने इस पूरे महल को रक्त से। वो सिर्फ इस तरह की बातें करता जा रहा था कि तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज आती है। मैं जैसे ही महल के एक और कोने में देखता हूं वहां पर एक रानी खड़ी होती है मेरी दोस्त शिवानी के रूप में। शिवानी पूरी तरीके से सजी धजी होती है और वो अपने हाथ में एक लाल कपड़ा लेकर आगे चल के आ रही थी। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। शिवानी जैसे ही आगे आती है मैंने अचानक से देखा कि शिवानी अपने उस लाल कपड़े में से कुछ अजीब सी राख निकालती है और उसे जमीन पर डाल देती है। इसी के साथ साथ 2 और इंसान जो शायद इंसान देखने में लग नहीं रहे थे
वो लोग आते हैं और उस कपड़े पर आग लगा देते हैं। मेरी आंखों के सामने शिवानी जल रही थी और वो चिल्लाते चिल्लाते सिर्फ एक चीज कह रही थी कि खून से सींच दिया है मेरे पति ने, अब मैं जलकर मर जाऊंगी तो कोई मुझे छू नहीं पाएगा। मैं जौहर करूंगी, मैं जौहर करूंगी। हम लोग जितनी तेज ऊपर से चिल्लाते, शिवानी के पास कोई भी आवाज नहीं पहुंच रही थी। जैसे ही हम लोग नीचे भागते हुए गए, शिवानी का शरीर पूरी तरीके से जल चुका था। सबसे अजीब सी बात तो ये भी थी कि अगर हम लोग थोड़ा और आगे जाते तो उसी बड़े एरिया में बैठा वो राजा हमें तलवार लेकर दौड़ा लेता। हमारे पास इस पूरे दृश्य को देखने के अलावा कोई और साधन था नहीं। प्रियांशु डर कर कांपने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे बोला कि तुम बस भैरव बाबा का नाम लो, हर एक चीज ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि संजीव, जो कि राजा के भेष में था, वो धीरे धीरे शिवानी की जलती हुई चिता के पास जाने लगता है। उसे देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है और एक अजीब सी बात कहता है, रानी तुम्हारा है बड़ा हार हो। रानी सा क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपने आप को जला दिया तुमने? क्यों? वो ये सारी चीजें बोल ही रहा होता है कि तभी एक और ट्विस्ट मेरी आंखों के सामने आता है। वो मेरा दोस्त संजीव वहां पर बैठा रहता है और इतने में प्रिया उसके सामने आकर कहती है कि रानी सा तो जल गई, उन्हें लगा कि आप युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, इस वजह से रानी सा ने जौहर कर लिया। अब मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही थी कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। कहते हैं कभी कभी आत्माएं अपने तरीके से खेल दिखाती हैं। वो इंसानों के शरीर को पोजेस करके अपनी कहानियों को बताने की कोशिश करती हैं। यहां तक तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई थी कि राजा किसी युद्ध पर गए थे और वहां से किसी ने ये झूठी सूचना दी कि राजा मर चुके हैं, तो इस महल की रानी ने आत्मदाह यानी कि जौहर कर लिया। पुराने समय में ऐसा ही होता था। जो राजपूत लोग होते थे वो अपनी आन और शान के लिए कोई और पर पुरुष उन्हें छू ना ले, उन्हें देख ना ले, इस वजह से वो खुद का दाह कर देती थी और इसे वो पवित्रता मानती थी। ऐसे ही इस महल की रानी ने भी किया, जितना मुझे अपने सामने घट रही कहानी से पता चला। हालांकि मैंने अपनी दोस्त शिवानी की जान गंवा दी, पर मुझे इस कहानी के बारे में सब कुछ पता चलने लगा। और ये बोलने के साथ ही राजा बुरी तरीके से पागल हो गया। मेरा दोस्त संजीव, जिसके अंदर उस राजा की आत्मा थी, वो प्रिया को मारने के लिए ऐसे दौड़ा जैसे वो सच में प्रिया को मार ही डालेगा। लेकिन प्रिया के भेष में वो जो दासी थी वो वहां से भागती हुई किसी कमरे के अंदर जाकर छुप गई। मेरे लिए चीजें और ज्यादा पजल्ड होने लगी कि आखिरकार फिर राजा का क्या हुआ और रानी की आत्मा कैसे टहल रही है। अगर रानी ने आत्मदाह कर लिया, अगर रानी ने जौहर कर लिया है, तो फिर उसकी आत्मा यहाँ पर टहल कैसे सकती है? वो तो फिर पवित्र हो गई ना पूरी तरीके से, उसने अपनी स्वेच्छा से जान दी है। थोड़ी ही देर में मैं क्या देखता हूँ कि एक और काला साया राजा के पास आकर खड़ा होता है। राजा यानी कि मेरा दोस्त संजीव, वो उससे कहता है कि उसे अपनी पत्नी को जिंदा करना है। और वो जो काला साया होता है वो कहता है कि तुम्हारी पत्नी जिंदा तो हो जाएगी, पर उसके अंदर आत्मा किसकी होगी ये उसको नहीं पता। संजीव यानी कि वो राजा कहता है कि उसे किसी भी हालत में अपनी पत्नी को जिंदा देखना है। वो काला साया शायद कुछ छूता है शिवानी को। मैं क्या देखता हूं कि शिवानी के जले हुए शरीर में अचानक से एक हरकत आने लगती है और उसका जला हुआ शरीर उठकर खड़ा हो जाता है। संजीव खुश हो जाता है, लेकिन इतनी ही देर में वो शिवानी का जला हुआ शरीर बहुत जोर से संजीव को मारता है। इतनी जोर से मारता है कि संजीव के कान से खून निकलने लगता है। शिवानी का चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका था। उसका चेहरा पूरी तरीके से काला था और दांत बाहर थे। और वो जो काला साया होता है वो जोर से चिल्लाकर एक ही बात कहता है,
ब्रह्म राक्षसी आजाद हो गई है। अब इस महल को कोई नहीं बचा सकता श्रापित होने से। और इतना कहने के बाद वो काला साया बड़ी अजीब तरीके से राजा की तलवार लेकर रानी के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। रानी शायद बहुत ज्यादा डरी होती है, या रानी के अंदर जो आत्मा होती है जिसे वो ब्रह्म राक्षसी बोल रहा था, वो बहुत ज्यादा डरी होती है। वो भागते हुए किसी कमरे की तरफ जाता है, और जब मैं और प्रियांशु उसके पीछे आते हैं तो वो साफ साफ मुझे दिख रहा था कि वो काला साया चाहता है कि मैं ये सारी चीजें देखूं। मैं देखता हूं कि वो एक दरवाजे के पीछे जाकर शिवानी बंद हो जाती है, और उस दरवाजे को बंद करके वो काला साया वहां पर 2 तलवार लगा देता है। एक राजा की तलवार और एक अजीब सी काली तलवार जिस पर शायद भैरव मंत्र अंकित होता है। मुझे ये दिख रहा था साफ साफ। और वो काला साया कहता है, जिस किसी ने भी इसको खोलने की कोशिश करी वो मर जाएगा, हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगा। और अचानक से वो काला साया वहां से गायब हो जाता है। मैंने प्रियांशु से फिर से पूछा कि प्रियांशु, मुझे सच सच बताओ कि एक्चुअली में तलवार किसने निकाली थी। प्रियांशु मुझे तब सारी सच्चाई बताता है कि शिवानी ने वो तलवार निकालकर संजीव को दी थी, क्योंकि शिवानी और संजीव शायद रिलेशनशिप में थे, इसलिए शिवानी चाहती थी कि वो राजा जैसा दिखे। जैसे ही शिवानी ने तलवार निकालकर संजीव को दी तो संजीव अचानक से पोजेस हो गया और उसको राजा की आत्मा ने अपने तरीके से पोजेस कर लिया। शिवानी उस वक्त तक पोजेस नहीं हुई थी। शिवानी पोजेस बाद में हुई, जब राजा यानी कि संजीव हम लोगों के सामने बैठकर वहां पर तलवार साफ कर रहा था, तब शिवानी पोजेस हुई थी। तब तक रानी की आत्मा शिवानी को पोजेस करने के लिए सिर्फ डरा रही थी। शिवानी के पोजेस होते ही शिवानी ने अपने शरीर का आत्मदाह तो कर दिया जैसे उस रानी ने करा, पर उसके शरीर को ब्रह्म राक्षसी ने पोजेस कर लिया, जिस तरीके से रानी के शरीर को पोजेस किया गया था। संजीव तो बाहर खून में लथपथ लेटा था, उसके कान से अभी भी खून निकल रहा था। हमें लगा हो ना हो दरवाजा तो बंद हो गया है, लेकिन अब हमें यहां से जाना चाहिए। मैंने जब उस काले साये को जाते हुए देखा तो ये समझ में आया कि ये काला साया कोई आम साया नहीं है, ये स्वयं भैरव की शक्ति है जो इस महल को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन यदि कोई अपनी ही गलती से महल के उस हिस्से को खखोल देता है तो शायद उसकी मौत निश्चित है, ठीक वैसे ही जैसे शिवानी की मौत हो गई। हमने संजीव को उठाया और वहां से जाने के लिए जैसे ही निकले तो देखा कि प्रिया की बॉडी वहीं साइड में गिरी पड़ी है। उसके शरीर पर कुछ निशान है और वो कुछ हद तक ठीक हो गई है। मैंने प्रिया के शरीर पर अपने गुरु द्वारा दी हुई पवित्र भस्म लगाई और हर एक इंसान के माथे पर वो भस्म अंकित कर दी, ताकि अगर कोई आत्मा फिर से इन लोगों को पोजेस करना चाहे तो बिल्कुल ना कर पाए। हम लोग उस महल से बाहर आ गए और शिवानी उसी दरवाजे के पीछे हमेशा के लिए ब्रह्म राक्षसी बन के आज भी किसी और का इंतजार करने लगी। उस महल के बारे में मैं किसी को नहीं बताता हूं। उस महल में क्या हुआ ये भी किसी को नहीं पता था। शिवानी के घर में उनके सिर्फ दादाजी थे, जिनकी मौत अभी हाल ही में हो गई थी। उनको हमने बता दिया था कि शिवानी की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उसकी बॉडी नहीं मिली। शायद ये सदमा उनको बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। संजीव के एक कान में अभी भी उसको कुछ नहीं सुनाई देता है और संजीव अब भूत प्रेतों की बातें नहीं करता है। प्रियांशु बहुत ज्यादा धार्मिक हो गया है और वो एक मंदिर की सेवा लगातार करता रहता है। प्रिया का शायद अब मेंटल स्टेट कुछ ऐसा हो गया है कि वो सिर्फ अनाथालय में रहती है और वहीं पर पता नहीं क्यों सबकी सेवा करा करती है। सिर्फ क्यूरियोसिटी और भूतों को देखना है, इस बात को जानने के चलते 4 अलग अलग लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि मजाक और क्यूरियोसिटी अपनी जगह होती है, लेकिन अपनी जान अपनी जगह। इसलिए अपने विवेक से ही काम लें और किसी ऐसी जगह जाने का प्रयास तो बिल्कुल ना करें जहां पर बहुत बुरी आत्माओं का साया है या फिर उनकी अफवाह भी उड़ी है। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए